नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो हम दूसरे टाइप की कपलिंग क्यों स्टडी करना चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकें। डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 25% हमने ड्राइव की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है उसको और कुछ हद तक इंक्रीज किया जाए, तो वो हम ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर की वजह से कर लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड का मतलब है कि जहां आपके कलेक्टर रेजिस्टेंस थे वहां पे आप एक ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे। ये आपका ट्रांसफॉर्मर यहाँ कलेक्टर पे कनेक्टेड है। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है जिसके साथ N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसके साथ N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। प्राइमरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है, और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस है जहां से हम वोल्टेज या पावर को रिसीव करते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा सर्किट्स होता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक रजिस्टिव लोड जो आरसी था उसकी बजाय आपने ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होती है। तो इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि जो फर्स्ट केस था डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, वहाँ आरसी यूज़ किया था, राइट। और वो जो आरसी यूज़ करते थे इसका मतलब जो कलेक्टर करंट है वो यहाँ से फ्लो करता था। अब कलेक्टर करंट रजिस्टिव लोड से फ्लो तो कर जाता है जो कि ये एक डीसी करंट था, लेकिन इस करंट फ्लो की वजह से ही हमारा क्या होता था, पावर डिसिपेशन होती थी जिससे एफिशिएंसी हमारी गिर जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूज हो रखा है आरसी की बजाय, और ट्रांसफॉर्मर में हमें अच्छी तरह पता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर डीसी करंट को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग्स में फ्लो नहीं करा सकता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एसी करंट पे काम करता है ना कि डीसी करंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आईसी है ये फ्लो ही नहीं करेगा किसके अंदर, आरएल के अंदर। अगर ये यहाँ से आरएल के अंदर फ्लो नहीं करेगा तो डेफिनेटली जब आपके इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं होंगे उस टाइम पे आपका डीसी करंट इस ट्रांसफॉर्मर से फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका पावर डिसिपेशन नहीं होगा। तो वो पावर आपकी एज इट इज बची रहेगी। जैसे ही आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हो तो फिर वो आपकी डीसी पावर है वो कन्वर्ट होके मैक्सिमम कन्वर्ट होके एसी पावर में अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आपकी आरएल लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मिल जाएगी। तो ये इसकी एक वजह है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ बेसिक्स हैं ट्रांसफॉर्मर के जो आपको पता होने चाहिए। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स आपके सामने हैं। तो ये रहता है V1 और V2। ये वोल्टेज ऑलरेडी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। V1 अपॉन V2 है वो हमेशा होता है N1 अपॉन N2, जिसको मैं टर्न रेशियो कहता हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट फ्लो करता है उसे I1 कहूँगा। सेकेंडरी वाइंडिंग से जो करंट फ्लो करेगा उसे मैं I2 करंट कहूँगा। तो I1 अपॉन I2 क्या होगा, N2 अपॉन N2, जस्ट रिवर्स। तो ये दो आपकी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। RL जो रेजिस्टेंस है इसको मैं क्या कहूँगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V2, क्योंकि ये दोनों पैरेलली में कनेक्ट हैं। तो RL क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो यहाँ इस सर्किट से कौन सा करंट फ्लो करता है, I2 करंट, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में तो I2 करंट मान के चलते हैं। तो V2 अपॉन I2 आपका RL है। अब सिचुएशन क्या है, मैं चाहता हूं कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस है, ये लोड रेजिस्टेंस आपका प्राइमरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस भी दिखाया जा सकता है विद हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग्स का मैं इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस कंसीडर करूं तो कितना होगा, RLP, यानी लोड रेजिस्टेंस एट प्राइमरी वाइंडिंग्स। वो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट फ्लो थ्रू दिस प्राइमरी वाइंडिंग्स, तो V1 अपॉन I1। तो RLP आपको पता लगाना है। ये क्या है, V1। यहाँ से आप V1 निकाल लीजिए, कितना आएगा, V2 इंटू N1 बाई N2। ये V1 की वैल्यू पुट कर दो, V2 इंटू N1 डिवाइडेड बाई N2। ठीक है, नीचे क्या है, I1। I1 यहाँ से ले लो, कितना होगा, I2 N2 बाई N1, I2 इंटू N2 बाई N1। ठीक है,
अब V2 अपॉन I2 ये तो सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है, V2 अपॉन I2 तो है, मल्टीप्लाई विद N2 नीचे चला जाएगा और ये N1 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा N1 डिवाइडेड बाई N2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद V2 अपॉन I2 क्या है, RL। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो RLP है, यानी जो लोड है जो रिफ्लेक्ट होके प्राइमरी वाइंडिंग्स पे हमें दिखेगा, उसका रिलेशन टर्न्स रेशियो और इस सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस जो लोड है उसके साथ होता है। तो यहाँ पे ये तो RL लिख ही दोगे आप V2 अपॉन I2 का, N1 अपॉन N2 क्या है आपकी टर्न रेशियो, N1 अपॉन N2 आपकी टर्न रेशियो है। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला। ठीक है भाई। और इसी रिलेशन से हम कई बार कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इंपीडेंस मैचिंग में बहुत अच्छे से काम आती है। तो वो इंपीडेंस मैच आपका N1 N2 की वैल्यू के ऊपर कर लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट जो इंपीडेंसेस हैं वो इजीली N1 N2 की सुटेबल वैल्यूज रख के हम मैच करा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी एफिशिएंसी पे बात करते हैं। यहाँ देखिए हमें पता है कि जो डीसी करंट है वो आरएल के अक्रॉस फ्लो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके अक्रॉस अगर मान लीजिए इनपुट सिग्नल आपके कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यानी एसी इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। अगर कोई ड्रॉप नहीं होगा तो VCC और VCE बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप नहीं है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो VCE है वो हमेशा VCC के बराबर होगा। और कब होगा, जब आपका कोई भी AC इनपुट सिग्नल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब हमें पता है लोड लाइन के अकॉर्डिंग जो DC लोड लाइन है हमारी, उस पे जो क्यू पॉइंट है वो मिडल में होता है। तो इसका मतलब जो ये करंट है IC, इसे मैं ICQ कहूँगा। लेट अस से ये मेरा है, वो है मेरा IC। ओके, और क्योंकि ये मिडल में है तो यहाँ कितना करंट होगा, यहाँ होगा 2 टाइम्स ICQ। ठीक है, यहाँ मेरा कितना होगा 0। ठीक है, और अगर आपका कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा है तो VCE कितना है, VCC, यानी ये जो पॉइंट है भाई ये VCC है। और अगर क्यू पॉइंट मिडल में है तो ये पॉइंट एग्जैक्टली कितना होगा, डबल हो जाएगा, तो इसे मैं कहूँगा 2 टाइम्स VCC। ठीक है, जैसे ही आप सिग्नल अप्लाई करते हो और जो सिग्नल आपने अप्लाई किया अगर उसकी पॉजिटिव साइकिल्स की बात करें तो आपका जो बेस करंट है वो भी इंक्रीज होगा, इवेंचुअली कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा, तो इस टाइप की वेव फॉर्म्स बनेगी। और नेगेटिव साइकिल्स की बात करेंगे तो आपका कलेक्टर करंट आपका कम हो जाएगा, राइट दिस। तो यहाँ से ये पता लगा सकते हो कि पीक टू पीक करंट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ से ये पीक है और ये आपका नेगेटिव पीक है। तो ये जो करंट है आपका IC, पीक टू पीक पता कर लो कितना है, 2IC माइनस 0 तो कितना हो गया 2 टाइम्स कलेक्टर करंट IC। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे पीक टू पीक नहीं, मुझे सिर्फ पीक करंट चाहिए, तो वो कितना होगा, जो आपका पीक टू पीक वैल्यू होती है उसको जस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका पीक वैल्यू आ जाता है। तो इसका मतलब ये आपका IC करंट हो गया। अब बात करते हैं RMS वैल्यूज़। ये जो IP है IC पीक, इसका मतलब अगर मैं IC RMS करंट चाहूँ तो कितना होगा, पीक करंट डिवाइडेड बाय √2, तो IC डिवाइडेड बाय √2। ये भी मेरा इस ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैं आउटपुट पावर निकालूंगा तो मुझे IRMS की ज़रूरत पड़ेगी। IRMS मतलब आउटपुट करंट वाला जो RMS वैल्यू है, तो आउटपुट करंट तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट है, तो ICRMS लिख दीजिए, ये आपकी आ चुकी है। अब मुझे चाहिए VRMS, उसके लिए क्या करूं, हमें पता है कि जो क्लास A एम्पलीफायर है उसका फेज शिफ्ट 180 होता है। तो जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, वोल्टेज घटेगी, तो ये घट जाएगी। जैसे जैसे करंट डिक्रीज होगा वैसे वैसे वोल्टेज आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो इस टाइप की वेव फॉर्म्स आपको, ये हमारी आउटपुट वेव फॉर्म्स हैं किसकी, VCE, कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज, ये है मेरा आउटपुट। तो यहाँ पे अगर VCC है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2 टाइम्स VCC, और यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, और इनके बीच में पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ लिख देते हैं
भाई वी सी ई, पीक टू पीक वैल्यू बताओ, 2 VCC माइनस 0, तो ये बन गया मेरा 2 टाइम्स VCC। और जब मैं कहूँगा कि VCE पीक निकाल लो, तो पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2, वो मेरा पीक वैल्यू आ जाता है, दैट इज़ VCC। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि VCE अब मेरा RMS वैल्यू और बता दो, तो RMS वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, तो ये बन जाएगा VCC डिवाइडेड बाई √2। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से आ चुका है। ठीक है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या क्या मिल गया मुझे, आउटपुट वोल्टेज। तो ये आउटपुट वोल्टेज दोस्तों कितना होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, VCC इंटू IC। ठीक है, VCC मल्टीप्लाई विद IC डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, दैट इज 2। ये आपकी आउटपुट वोल्टेज आ गई, और ये आउटपुट पावर आ चुकी है। और ये पावर डेफिनेटली क्या है, AC पावर है। और जो आपकी इनपुट पावर है वो कितनी है, VCC इंटू ICQ। ICQ कितना है, IC वैल्यू, तो ये मेरा इनपुट पावर है, दैट इज VCC मल्टीप्लाई विद IC। अब मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर आपकी किस में है, AC में, और इनपुट पावर किस में है, DC में। तो आउटपुट पावर लिख दो भाई, VCC मल्टीप्लाई IC डिवाइडेड बाय 2, ये तो मेरी आउटपुट पावर है। इनपुट पावर से डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे VCC मल्टीप्लाई विद IC। ठीक है, इससे ये कैंसिल, एफिशिएंसी कितनी बच गई, 1/2। अगर एफिशिएंसी परसेंटेज में चाहते हो तो क्या होगा, 1/2 इंटू 100, तो एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, 50%। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसकी डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, और कंपटीशन एग्जाम्स में इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ से ये बिल्कुल प्रूफ आपके सामने है कि जो डायरेक्ट कपल्ड क्लास A एम्पलीफायर थे उनकी एफिशिएंसी तो 25% थी, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यूज़ की तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ के अब 50% हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो एम्पलीफायर है अगर उसके पास DC पावर 10 वॉट अवेलेबल है तो वो आपका 5 वॉट AC पावर में कन्वर्ट कर देगा, और जो 5 वॉट है वो उसका एक तरीके से लॉस हो जाएगा, पावर डिसिपेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 वोट कहाँ है, आउटपुट पे, और ये 10 वोट कैसे है, ये आपके इनपुट की थी। तो DC पावर डिसिपेशन क्या हुआ, कितना हुआ, कम हुआ। मतलब हुआ तो है, यहाँ पे जीरो तो नहीं बना सके, लॉसेस तो हैं, लेकिन एज कंपेयर टू डायरेक्ट कपल्ड क्लास A एम्पलीफायर यहाँ पावर डिसिपेशन कम हो चुका है। एफिशिएंसी डेफिनेटली आपकी इंक्रीज हो चुकी है, जो कि नॉर्मली 50% होती है। तो दोस्तों ये था आपका ट्रांसफॉर्मर कपलिंग इन क्लास A एम्पलीफायर एंड दी पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो आई होप काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आप सबको समझ आ गया होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सबसे, अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।